अब ये ग्रुप 14 एलिमेंट्स कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली ग्रुप 14 होता है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं आपके? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड और टिन। कार्बन ये आपका सेकंड पेड का होता है। थर्ड पीरियड का होता है सिलिकॉन। जर्मेनियम फोर्थ पीरियड का होता है। लेड फिफ्थ पीरियड का होता है। और ये सिक्स पीरियड का है। और एक नीचे होता है, एक और भी होता है Fl। Fl is known as फ्लोरोवियम, सेवेंथ पीरियड का। ये काफी अनस्टेबल रेडियो एक्टिव होता है, तो इसकी ज्यादा स्टडी की भी नहीं गई है। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड आर द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 14। कार्बन is the 17th most abundant element by mass in the earth crust. It is widely distributed in nature in free as well as in combined state. In elemental state, it is available as coal, graphite and diamond. However, in combined state, it is present as metal carbonates, hydrocarbons, carbon dioxide in air. One can emphatically say that carbon is the most versatile element in the world. Its combination with other elements such as dihydrogen, dioxygen, chlorine and sulfur provides an astonishing array of materials ranging from living tissues to drugs and plastics. Organic chemistry is devoted to carbon containing compounds. It is an essential constituent of all living organisms. Naturally occurring carbon क्या होता है? Two stable isotope 12C and 13C. In addition to these, a third isotope जो radioactive होता है C14 is also present in nature. इसका अगर C12 के अगर 10 पर 6 एटम्स होते हैं नेचर में, तो C14 उस पर एक एटम होता है। रेशियो ये होता है। इसका हाफ लाइफ 5770 साल होता है। Silicon is second most abundant element on the earth crust and is present in nature in the form of silica and silicates. Silicon is a very important component of ceramics, glass and cement. Germanium जो होता है exists only in traces. टिन जो होता है SN, स्टेनम, occur mainly as कैसीटराइट। अब जैसे देखो ओर्स एंड मेटलर्जी चैप्टर जेई मेन में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में जैसे कई का पूछ लेते हैं कि टिन कैसीटराइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो जब हम ओर्स मेटलर्जी पढ़ते हैं तो ये टिन का एक इंपॉर्टेंट और होता है, पर क्योंकि इसके जनरल जो स्टडी हम कर रहे हैं जब, तो उसमें यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है SnO2 कैसीट्राइट होता है, तो इतना हमें मालूम होना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि ये वाली चीज आपकी ओर्स मेटलर्जी से आ गई, ये यहीं से आई है। कोई अगर पूछे कि कैसीट्राइट
किसका ओर है या किसका मिनरल है और फॉर्मूला क्या होता है। और लेड एज गैलेना EbS। अल्ट्रा प्योर फॉर्म of germanium and silicon are used to make transistors and semiconductor devices। अच्छा, फिर यहाँ पे जो नया बुक है उसमें एक्चुअली ये जब पुराने बुक से लिखा हुआ चीज है, तो जो नए बुक है यहाँ तक अभी जो फ्लोरोवियम था उसका सिंबल आपका अन क्वाडियम ही यूज करते थे, लेकिन अब तो डिस्कवर हो चुका है 114 वाला। तो आपको इसका जो वो होगा सिंबल Fl है, एटॉमिक नंबर 114 है, एटॉमिक मास में जो लास्ट एलिमेंट हो Fl होता है, फ्लोरोवियम Z114, एटॉमिक मास 289 ग्राम पर मोल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेडॉन 5F14 6D10 7S2 7P2, इनका इन जनरल NH2 NP2 होता है। It has been prepared only in small amount. Its half-life is very short and chemistry has not been established yet. The important atomic and physical properties along with their electronic constituent elements of group 14 leaving फ्लोरोवियम। तो जो इनका यहाँ पे देखो इधर टेबल में एक है प्रॉपर्टी दी हुई है, लेकिन इसमें फ्लोरोवियम को नहीं दिया है क्योंकि वो इतना अनस्टेबल होता है, इतने कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है कि उसकी स्टडी करना डिफिकल्ट है। तो ये चीज। अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इनका जो वैलेंस है जो ग्रुप 14 है, उनके एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल होता है NH2 NP2। इस तरीके से द इनर कोर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप आल्सो डिफर्स। अब जैसे कार्बन है, कार्बन के इनर कोर में तो डी होता ही नहीं है, सिलिकॉन के इनर कोर में भी डी नहीं होता, लेकिन सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 3D होता है। कार्बन के तो वैलेंस शेल में भी डी नहीं होता, लेकिन जो जर्मेनियम है, जर्मेनियम से लेकर बाकी नीचे एलिमेंट है उनके इनर कोर में N-1D, उससे नीचे आए तो N-2F भी होता है, तो उसके कारण प्रॉपर्टी में इफेक्ट आते हैं। कोवलेंट रेडियस के बारे में बात करें, there is a considerable increase in covalent radius from carbon to silicon. In general down the group क्या होता है, कोवलेंट रेडियस बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, क्योंकि एक वैलेंस शेल जो होता है एक नया ऑर्बिट इंट्रोड्यूस हो जाता है, नया शेल इंट्रोड्यूस हो जाता है। इसको तुम छोड़ ही दे रहे हैं, पर डाउन द ग्रुप ये एक्सपेक्टेड है कि इंक्रीज हो। तो यहां पे इंक्रीज मिलता भी है,
कार्बन से सिलिकॉन, देयर आफ्टर सिलिकॉन से जर्मेनियम, जर्मेनियम से स्टेनम। ये इंक्रीज होता है लेकिन इंक्रीज उतना ज्यादा नहीं होता। कार्बन से सिलिकॉन इंक्रीज ज्यादा है, पर सिलिकॉन से जर्मेनियम, जर्मेनियम से स्टेनम, स्टेनम से प्लम्बम उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता। और इनफैक्ट इधर से इधर का जो इंक्रीज है काफी कम होता है और इधर से इधर का इंक्रीज काफी कम होता है। अगर इसकी वैल्यूज हम देखें तो वैल्यूज इसके देखो 77 ये कार्बन का है, ये सिलिकॉन का है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। लेकिन देखो जर्मेनियम थोड़ा सा इंक्रीज है, देन 10 ये है, लेड भी थोड़ा सा ही इंक्रीज है। इनफैक्ट इन केस ऑफ ग्रुप 13, ग्रुप 13 में तो हमको ये मिलता है कि जो एल्यूमिनियम से गैलियम हम जाते हैं तो गैलियम का रेडियस एल्यूमिनियम से कम हो जाता है। द रीजन इसका क्या होता है कि जो ये आपके जो जर्मेनियम है, जर्मेनियम आपका फोर्थ पीरियड का है। जैसे यहां पे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम फोर्थ पीरियड का था, तो इससे पहले 3D सीरीज बढ़ती है। तो 3D सीरीज इससे पहले फिल होती है, इनर डी में इलेक्ट्रॉन जाते हैं जिनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, और पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने के कारण उनकी स्क्रीनिंग पुअर होते हैं, कारण सिग्मा कम होता है, तो जेड इफेक्टिव रिलेटिवली ज्यादा होता है। तो जेड इफेक्टिव ज्यादा क्या करता है, साइज को डिक्रीज करता है, और इधर से इधर आने में शेल नंबर बढ़ने से साइज इंक्रीज होनी चाहिए। तो ये ऑलमोस्ट एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं। इन केस ऑफ एल्यूमिनियम से गैलियम, ये जो डी इलेक्ट्रॉन में जाने वाला इफेक्ट है वो डोमिनेट कर जाता है और थोड़ा सा गैलियम का रेडियस कम हो जाता है। इधर ट्रेंड तो वही रहता है, सिलिकॉन से जंग बढ़ता है लेकिन उतना नहीं बढ़ता, बिकॉज ऑफ दिस रीजन जितना बढ़ जाना चाहिए था। फिर यहां से जर्मेनियम से टिन में इतना इश्यू नहीं है क्योंकि यहाँ पे केवल फेल भी होता है, जो भी पहले भी हो चुका, मत डी का भरना हो शुरू हो चुका था। एफ यहां भी नहीं आता है, लेकिन जब स्टेन से प्लम्बिंग जाते हैं तो 5D के संग 4FD फिल करता है। तो इधर भी ये बात ऑब्जर्व होती है टू सिग्निफिकेंट एक्सटेंट, लेकिन स्टिल स्टेनम से प्लम्बम जाने में ये इफेक्ट तो ऑब्जर्व होता है कि अंदर का एफ बढ़ रहा है, डी बढ़ रहा है, तो पुअर स्क्रीनिंग है, तो सिग्मा की वैल्यू बढ़ गई, तो कम हो गई, तो जेड इफेक्टिव बढ़ गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो अट्रैक्शन से साइज कम हुई, उसने कॉम्पनसेट कर दिया ऑलमोस्ट शेल नंबर के इंक्रीज को। लेकिन फिर भी अल्टीमेटली ट्रेंड रिवर्स नहीं होता है। हाँ, इस बात का इफेक्ट जरूर ऑब्जर्व होता है कि साइज उतना इंक्रीज नहीं हुआ लेड का 3 से जितना सिलिकॉन का हो गया था कार्बन के रेस्पेक्ट में। तो ये चीज, तो यहां पे ऑर्डर लेकिन जो था वो मेंटेन रहता है, मतलब यहां पे एज एन एक्सेप्शन कुछ नहीं होता। पिकोमीटर में ये 77 है, ये आपका 118 है, ये आपका 122 इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है लेकिन ट्रेंड नहीं रिवर्स हो रहा है। 140 है और ये 146 ये चीज। देन तो यही वाली बात है, दिस इज ड्यू टू द स्मॉल इंक्रीज। 13 ग्रुप में तो इनफैक्ट एक जगह ट्रेंड ही रिवर्स कर जाता है एल्यूमिनियम में। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल्स इन हैवियर मेंबर्स। देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। The first ionization enthalpy of group 14 members is higher than the corresponding members of group 13. एक तो ये बात है कि across the period ionization enthalpy बढ़ती है, तो बोरॉन से कार्बन की ज्यादा होती है, एल्यूमिनियम से सिलिकॉन की ज्यादा होती है, गैलियम से जर्मेनियम की ज्यादा होती है, इंडियम से स्टेनम की ज्यादा होती है, टिन की, थैलियम से लेड की ज्यादा है। तो ये तो
अक्रॉस द होने का ऐसा हुआ, ये बात जो बोल रहे हैं वो। और डाउन द ग्रुप क्या होती है इन जनरल? इन जनरल डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। But the influence of inner core electrons is visible here also. In general, the ionization enthalpy decreases down the group. Small decrease of ionization from silicon to germanium to tin and slight increase। यहां पे क्या होता है, कार्बन ज्यादा होता है सिलिकॉन से, सिलिकॉन ज्यादा है जर्मेनियम से, पर बहुत कम डिफरेंस है, स्लाइटली हायर। जर्मेनियम ज्यादा है टिन से, और टिन तो इनफेक्ट लेड से कम ही हो जाता है, टिन तो लेड से कम ही हो जाता है। रीजन कि इसमें 4F, इसमें इसके फिलिंग से पहले 4F और 5D भरे हैं, जिसमें उनका पुअर शेडिंग होने के कारण जेड इफेक्टिव कंपेरेटिवली ज्यादा बढ़ा, सो एट्रैक्शन ज्यादा बढ़ा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हुई, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हुई जेड इफेक्टिव बढ़ने का। तो क्या हुआ कि जो शेल नंबर इंक्रीज होने से जेड आपका आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता, वो मोर देन कंपनसेटेड बाय द जेड इफेक्टिव के इंक्रीज के कारण। यही बात वो बोल रहे हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इंटरवीनिंग d and f orbital and increase in size of the atom। एक बार देख लेते हैं ट्रेंड भी। ये देखो ज्यादा है, ये ज्यादा है पर थोड़ा सा ही ज्यादा है, ये फिर ज्यादा है, और ये तो कम ही हो गया, ये कम हो गया, ये इससे ज्यादा हो गया। मतलब इनका ऑर्डर ऐसा ही है, लेकिन ये आपस में कुछ रिवर्स हो गए, ये इधर आ गया, ये इधर चला गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यू टू स्मॉल साइज द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर स्लाइटली मोर देन ग्रुप 13। ये बात हम जानते हैं कि अक्रॉस द पेरिफेरल बढ़ती है जनरली। तो बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN वैल्यूज लेस देन कार्बन, एल्यूमिनियम की लेस देन, थैलियम की लेस देन लेड। पॉलिंग स्केल में इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कार्बन की 2.5, ये 1 पॉइंट डाउन द ग्रुप कम होती है, और ये बिकॉज ऑफ वही कारण जेड इफेक्टिव जो बढ़ता है, ये जैसे बढ़ जाता है दिखाया तो मेनली दिखाया यहां लास्ट में बढ़ गया। और बोरॉन, इनमें अगर हम देखा जाए तो बोरॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है 2, एल्यूमिनियम 1.5 कम हो गया, ये ज्यादा है, यहां थोड़ा सा बढ़ जाता है इधर भी। तो ये वाली वैल्यूज, the value of element silicon to lead are almost the same। Physical properties,
All group 14 members are solids. Carbon and silicon are non-metals. कार्बन सिलिकॉन नॉन मेटल्स है. जर्मेनियम सेमी मेटल है, मेटेलॉइड है. जबकि टिन, लेड और फ्लेरोवियम सॉफ्ट मेटल्स. ये चीज with low melting points. Melting points and boiling points of group 14 elements are much higher than those of the corresponding elements of group 13. ग्रुप 14 एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं ज्यादा होते हैं देन ग्रुप 13 से कॉरस्पॉन्डिंग. तो यहां मेल्टिंग पॉइंट ये हो गया. तो ये आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए. अब केमिकल प्रॉपर्टीज पे जाते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज. ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी. सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ट्रेंड्स इन केमिकल reactivity. The group 14 elements have 4 electrons in outermost shell. ये तो हम जानते ही हैं, तो जनरल बात है. इनका NH2 NP2 होता है. The common oxygen states exhibited by these elements are +4 and +2. Carbon also exhibits negative oxygen states. Since the sum of first 4 ionization energies is very high, compounds in +4 oxygen states are generally covalent in nature. +4 ऑक्सीजन स्टेट में कंपाउंड आयोनिक नहीं होता है, मेनली इट इज कोवलेंट होता है. इवन CF4 जो होता है फ्लोराइड के संग कार्बन भी कोवलेंट होता है. In heavier members, the tendency to show +2 oxygen state increases in the order. जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, जैसे ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट +4 है, तो जैसे जैसे हम नीचे आते हैं +2 ऑक्सीजन स्टेट, जो ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट से 2 कम ऑक्सीजन स्टेट है, उसके दिखाने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है. वो ऑक्सीजन स्टेट स्टेबल होती जाती है. इसी चीजों को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट. द रीजन इज, हमने पढ़ा भी था ग्रुप 13 में भी, इट इज ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ NH2 electrons of the valence shell to participate in bonding. इंपॉर्टेंट चीज है, रीजनिंग पूछी जा सकती है. ये जो NH2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल के,
जैसे इन केस वो आपके पास ये वाले जो आपके पास ऐसा है ना चीज, भाई आपके पास चीज ऐसी है, तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन कम होता जाता है, क्योंकि वो जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, इनर इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं तो ये अट्रैक्शन पे बढ़ जाता है, तो ये पार्टिसिपेट करने में दिक्कत देना शुरू करते, मतलब ये इनर्ट हो जाते हैं जैसे जैसे नीचे आते हैं। तो जब ये पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या है कि एक्साइट होकर इधर आ जाएगा, तो जब पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो जो भी ऑक्सीजन स्टेट अफेक्ट होगी वो इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट से होगा, क्योंकि ये पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे बॉन्डिंग ओर में। तो +2 ऑक्सीजन स्टेट बिकम्स मोर एंड मोर स्टेबल एज यू गो डाउन, इसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ दीज टू ऑक्सीजन स्टेट वेरी डाउन द ग्रुप। कार्बन एंड सिलिकॉन mostly show +4 oxidation state. Germanium forms stable compound in +4 state and only few compounds in +2. Tin forms compound in both. +2 इज अ रिड्यूसिबल, पर +2 क्या है, अभी इसकी टेंडेंसी होती है +2 बन भी जाए तो इसकी टेंडेंसी +4 में जाने की होती है टिन की, तो इट एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। बट लेड जो है वो +2 में काफी स्टेबल है, तो अगर ये लेड +4 में है तो इट हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू कन्वर्ट टू, तो ये रिड्यूस होता है तो इट एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये इन टेट्रावैलेंट स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंटर एटम इन अ मॉलिक्यूल, जैसे कार्बन का CCl4 इज 8, being electron precise molecules, they are normally not expected to act as electron acceptor। जैसे BF3 का था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थे ग्रुप 13 में, नाइट्रोजन के केस फॉस्फोरस में PCl5 बनता है, तो ये X 8 से ज्यादा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, 8 ही है, so they are not expected to act as electron acceptor electron donor species। Although carbon can't exceed its covalence more than 4, other elements of the group can do so because they have presence of d orbital in their valence shell। Due to this, ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, due to this their halides undergo hydrolysis and have tendency to form complexes by accepting electron pairs from donor species। For example, the species like SiF6 2-, तो ये ऑक्टेट एक्सपांड हो गया यहाँ पे इसका, GSN 2-, तो ये सब मिलते हैं, ये सब sp3d2 है, लेकिन CCA आप ये नहीं बोलते, ये नहीं मिलता, यू डोंट गेट दिस थिंग, यू डोंट गेट दिस। फिर है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन क्या बता रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है।
ये क्या सजेस्ट कर रहा है? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। All members when heated in oxygen forms oxides. All members when heated in oxygen forms oxide. There are mainly two types of oxide, monoxide and dioxide. Monoxide and dioxide of formula MO and MO2. MO and MO2 respectively. तो SiO जो है, SiO only exist at high temperature. Oxides in higher oxidation states of elements are generally more acidic. ये तो नॉर्मल बात है कि अगर एक एलिमेंट के ऑक्साइड है तो जो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो एलिमेंट, वो वाला ऑक्साइड उतना ज्यादा एसिडिक होगा। जितना ज्यादा तो उतना ज्यादा वो कोवलेंट भी होगा फजान्स रूल के अकॉर्डिंगली। CO2 में कार्बन +4 है, CO में कार्बन +2 है, तो CO2 इज मोर एसिडिक देन CO। अब CO एसिडिक है या न्यूट्रल है या बेसिक अलग बात है, पर CO2 इज डेफिनेटली मोर एसिडिक देन CO, क्योंकि C पे +4 चार्ज है। CO2 इज मोर कोवलेंट देन CO। एक्चुअली CO न्यूट्रल होता है, याद रखो CO न्यूट्रल होता है। CO इज न्यूट्रल, CO is neutral. CO2 acidic. CO neutral, CO2 acidic. SiO2 ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। ये भी एसिडिक है। लेकिन जो आपका ये है SnO2 एंड PbO2, एम्फोटेरिक होते हैं। और मोनोऑक्साइड में CO न्यूट्रल, GO डिस्टिंक्टली एसिडिक। डाउन द ग्रुप क्या होता है? डाउन द ग्रुप इसमें CO न्यूट्रल है, GO एसिडिक है, SNO एंड PbOR डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता, जितना ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो चीजें बेसिक की तरफ जाएंगी। लेकिन यहां पे क्या है? CO तो न्यूट्रल है, GO एसिडिक है, और SNO एंड PbOR एम्फोटेरिक, बेसिक कोई है ही नहीं इसमें। तो ये, और यहां पे CO2, SiO2, GeO2 आर एसिडिक, जबकि SnO2 एंड PbO2 आर एम्फोटेरिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हो कि एग्जांपल्स हैं, और काफी बार ये चीजें पूछी जाती है। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से ये जो 4-5 लाइन है दिमाग में बैठा लो, 4-5 अपने आप को बोलो। CO2, SiO2, GeO2। पहले डाइऑक्साइड की बात करो। CO2, SiO2, GeO2 एसिडिक, SnO2, PbO2 एम्फोटेरिक, बेसिक है ही नहीं। CO न्यूट्रल, CO न्यूट्रल। SiO बहुत हाई टेम्परेचर पे मिलता है, तो SiO भी आपका न्यूट्रल से एसिडिक के बीच में होगा। कुछ बोला नहीं है तो पूछेंगे भी नहीं, स्टेज इतना मिलता भी नहीं है। GeO is distinctly acidic. SNO and PbO are amphoteric. SNO and PbO are amphoteric. ये बोल रहे हैं क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि select the members of group 14
that forms the most acidic dioxide. मोस्ट एसिडिक डाइऑक्साइड, भाई एसिडिक करेक्टर जो है, सबसे ज्यादा बेस्ट नॉन मेटल कौन सा है इस ग्रुप में? कोई डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर तो बढ़ता है, नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है। तो नॉन मेटेलिक, जितना नॉन मेटेलिक होगा उसका ऑक्साइड एसिडिक का नेचर टेंडेंसी ज्यादा है। वैसे तो CO2, SiO2 एंड GO2 तीनों एसिडिक है, बाकी दोनों PbO2, SnO2 एम्फोटेरिक है, लेकिन सबसे ज्यादा एसिडिक इसमें होता है CO2, क्योंकि कार्बन इज द मोस्ट नॉन मेटेलिक। फिर है इज कॉमनली फाउंड इन +2 ऑक्साइड स्टेबल, इसकी +2 ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू +4 इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो दैट इज लेड। फ्लेरोवियम को हम डिस्कशन में ले ही नहीं रहे, वी आर नॉट टेकिंग फ्लेरोवियम अंडर कंसिडरेशन, तो वो क्या हो गया? लेड। और यूज्ड एज सेमीकंडक्टर्स इन प्योर फॉर्म, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन सेमीकंडक्टर्स की तरह यूज होते हैं। देन reactivity towards water, reactivity towards water. Carbon, silicon and germanium are not affected by water. Tin decomposes steam to form dioxide and dihydrogen gas. Important reaction है। Tin plus water heating कर रहे हैं steam, actually this is steam. SnO2 बन गया हाइड्रोजन, एंड लेड देख के लगता है कि जब ये रिएक्ट हो गया तो लेड को भी करना चाहिए था, पर लेड इज अनअफेक्टेड बाय वाटर प्रोबेबली बिकॉज ऑफ अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म फॉर्मेशन। एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है ऑक्साइड की, उसके कारण फिर फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाता। तो एक ही Sn प्लस स्टीम गिव SnO2 प्लस हाइड्रोजन। reactivity towards halogen, reactivity towards halogen. These elements can form halides of formula MX2 and MX4. कार्बन तो CH4 ही बनाता है, X is फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये है। तो यहां पे आपका एक्सेप्ट कार्बन ऑल अदर members react directly with halogen under suitable condition to make halides. Most of the MX4 are covalent in nature. The central metal atom in these halides undergoes sp3 hybridization and the molecule in shape is tetrahedral. भाई आपके पास जैसे MX4 कोवलेंट वाले जो होते हैं CCl4, CF4, CBr4, SiCl4, ये सब कोवलेंट है और टेट्राहेड्रल भी है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है भाई, पूछी जा सकती है कि जो SnF4 होता है और PbF4 होता है, SnF4 एंड PbF4 दे आर आयोनिक इन नेचर। ये आयोनिक है नेचर में, दे आयोनिक इन नेचर। PbI4 does not exist because PbI bond initially formed does not release enough। ये क्योंकि PbI के बीच में साइज बहुत बड़ी हो गई तो ये बॉन्ड बन ही नहीं पाता, मतलब ये एनफ रिलीज एनर्जी रिलीज नहीं करता। तो अनपेयर 6s2 6s2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट रह जाता है। PbI4 में तो क्या हो जाएगा Pb+4, बट Pb+4 मिलता नहीं है। Pb+4 बन जाए तो बहुत जल्दी टेंडेंसी होती है कि Pb2+ में चला जाए।
तो एंड एक्साइड वन ऑफ, तो ये क्या हुआ, ये PbI2 बन के ही रह जाता है, येलो PPT। हम PbI4 सुनते भी नहीं है, आयोनिक नेचर का होता है। Heavier members germanium to plumbum are able to make halides of the formula MX2। जर्मेनियम, स्टेनम एंड प्लम्बम ये बना देते हैं। SnCl2 SnCl4 दोनों बनता है, पर SnCl2 बनता है। कार्बन लेकिन CCl2 नहीं बनता स्टेबल, SiCl2 भी नहीं बनता। स्टेबिलिटी ऑफ डाई हैलाइड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बिल्कुल सही बात है, कार्बन और तो बनाते ही नहीं डाई हैलाइड। Consider thermal and chemical stability, GeX4 is more stable than GeX2, where PbX2 is more inert pair effect। GeX4 ज्यादा स्टेबल है, लेकिन PbX2 more stable than PbX4। Except CCl4, other tetrachlorides are easily hydrolyzed। अब ये वाली बात भी एक समझो, except tetrachloride, other tetrachlorides are easily hydrolyzed by water because the central atom can accommodate the lone pair of electrons from oxygen atom water in the, जैसे CCl4 है, हाइड्रोलाइज होने का मतलब है कि वाटर का अटैक, पर ये वाटर का जो लोन पेयर अटैक करेगा। अब सीसी ये तो 8 पूरे हैं इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके पास तो कोई ऑर्बिटल भी नहीं है, डी ऑर्बिटल कार्बन के पास वैलेंस शेल में, जहां पे ऑक्सीजन पर लोन पेयर दे सके, तो ये रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन SiCl4 वाटर से रिएक्ट कर जाता है, GeCl4 रिएक्ट कर जाता है। क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कैन बी अंडरस्टूड बाय टेकिंग, इन दोनों का जो हाइड्रोलिसिस है, एग्जाम्पल ऑफ SiCl4 अंडर हाइड्रोलिसिस बाय इनिशियली accepting lone pair of electrons from water molecules in d orbitals of Si। पहले क्या होगा कि जो ये है इसका जो एमटीडी है, इसमें ये जाएगा, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। पहले सोचो, कार्बन ऐसा बात नहीं दिखा सकता, फिर Cl माइनस H प्लस निकल जाएगा, तो बन जाएगा ये OH और HCl निकल जाएगा। फिर जाके एक वाटर अटैक करेगा सिमिलर वे में, तो धीरे धीरे करते करते सभी ClOH बन जाएंगे। इसको सिलिसिक एसिड बोलते हैं, व्हाइट सॉलिड होता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट बात है। SiF6 2 minus is known where SiCl6 2 minus not। प्रेजेंस ऑफ डी तो दोनों में ही है, सिलिकॉन के पास भी एमटीडी है, सिलिकॉन के मतलब सिलिकॉन भी अपना एक्सपांड तो कर सकता है, दोनों सिलिकॉन ही है। तो इश्यू ये तो जैसे कोई पूछे SiF6 मिलता है 2 माइनस, पर कार्बन F6 CF6 2 माइनस मिलता है, तो आंसर हो जाएगा कार्बन डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल, सो इट कांट एक्सपांड इट ऑक्टेट, कोवेलेंसी 4 आएगी। पर यहां पे ऐसा इश्यू नहीं है। यहां इश्यू क्या है, मेन रीजन इज क्लोराइड आयन जो होता है वो बिगर होता है साइज में, बल्कि होता है देन F। तो एक सिलिकॉन भी बहुत बड़ा तो आयन होता है, बहुत बड़ा आइटम नहीं होता, छोटा आइटम भी होता है। तो एक सिलिकॉन के अराउंड 6 Cl प्रोवाइड्स टू मच क्राउडिंग। 6 लार्ज क्लोराइड आयंस कांट बी एकोमोडेट अराउंड Si4 प्लस, जो कि खुद भी छोटा है ड्यू टू इट्स साइज लिमिटेशन। बहुत छोटे, इसमें 6 कैसे बड़े बड़े चीज रख दोगे, आपस में रिपल्शन हो जाएगा। इंटरेक्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ क्लोराइड आयन एंड Si+4 इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मेन बात ये।
तो ये हो गया। अब बात आती है इंपॉर्टेंट ट्रेड्स एंड एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। इंपॉर्टेंट ट्रेड्स एंड एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। Like first member of other groups, carbon also differs from rest of the members of its group. It is due to its smaller size. जनरल बातें हैं तो हर जगह ये चीज मिलता है कि जो सेकेंडरी एलिमेंट होता है ग्रुप का वो बाकियों से डिफर करता है। साइज बहुत स्मॉल, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर आयनेशन एंथैल्पी एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ d orbitals. In carbon, only s and p orbitals are available for bonding, and therefore it can accommodate only 4 pairs of electrons. Maximum covalency of carbon can be 4. But other elements of this group other than carbon can expand their covalency to more than 6 because of the presence of d orbital. भाई जर्मेनियम में एम्प्टी है, स्टेनम में एम्प्टी है, लेड में एम्प्टी है। कार्बन आल्सो हैज a unique ability to form p-pi multiple bond with itself and with other atoms of small size and high electronegativity. जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, टू पी पाई साइज छोटी होती है, एक जैसे होते तो काफी स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बन जाता है। इवन ट्रिपल बॉन्ड भी बन जाते हैं, पी पाई एक ऐसा एक ऐसा। मल्टी ये सी डबल बॉन्ड वो भी बन जाता है क्योंकि इसका भी टू पी पाई, इसका भी टू पी पाई। सी डबल बॉन्ड एस तक भी बन जाता है क्योंकि टू पी पाई थ्री पी पाई ये चल जाता है, ये भी चल जाता है। सी एन भी छोटा हो जाएगा तो टू पी पाई बॉन्ड बन जाएगा। बट हैवियर एलिमेंट्स जैसे सिलिकॉन, ये चीज इतनी स्टेबल नहीं है, थ्री पी पाई टू पी पाई ये इतना स्टेबल नहीं है because the atomic orbitals are too large and diffuse to have effective overlapping. इसीलिए एक बात बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछाता है, CO2 जो होता है लीनियर होता है और डिस्टिंक्ट मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है, sp हाइब्रिडाइज होता है, पर क्या SiO2 भी ऐसा ही होता है? बनाने में तो बना जा सकता है, बना दिया आपने, पर SiO2 ऐसे नहीं मिलता है। SiO2 इस तरीके से नहीं मिलता है क्योंकि SiO2 में ये जो बॉन्ड बनेगा थ्री पी पाई टू पी पाई ये बहुत ही वीक पाई बॉन्ड है। SI अपना टेट्रावैलेंसी प्रेफर करता है, 4 सिंगल बॉन्ड से बने उससे ज्यादा प्रेफर करता है। इसी कारण से जो SiO2 है ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला है, बट एक्चुअली SiO2 इस तरह से एग्जिस्ट करता है। इस तरीके से चीज चलती जाती है, SI से O फिर O से SI, नेटवर्क स्ट्रक्चर बन जाता है इस तरीके का। आगे आता है जी चीज, पर ये एक बार यही बता दे रहा हूं जी, इस तरीके का स्ट्रक्चर।
मिस कर दिया करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से ऐसे बता रहा हूँ तुम्हें मैं ये चीज। आपका इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर SiO2 इस तरीके से मिलता है, SiO फिर Si। The entire crystal will become a giant molecule in which 8 member rings are formed with alternate silicon and oxygen atom। SiO2 इस तरह से मिलता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर, 3 dimensional structure of SiO2। तो ये देखो ये वाली बात, carbon atoms have a tendency to link with one another through covalent bonds to form chains and rings. This property is called catenation due to small size and high electronegativity. This is because CC bonds are very strong, carbon-carbon bond. Down the group, the size increases and electronegativity decreases, and therefore the tendency to show catenation decreases. But silicon still shows some kind of some tendency to show catenation, but not as good as carbon. This can be clearly seen from the bond enthalpies values. The order of catenation, carbon much higher than silicon, greater than germanium, nearly 10. Lead does not show catenation. बॉन्ड एंथैल्पी किलो जूल पर मोल में 348 कार्बन कार्बन का, सिलिकॉन सिलिकॉन का 297, पर इसके बाद सिग्निफिकेंटली कम होता जा रहा है ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन एंड p pi bond formation, carbon is able to show allotropic form। एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स विद डिफरेंट फिजिकल स्टेट हो सकता है, डिफरेंट बॉन्डिंग हो सकता है। तो कार्बन एक्चुअली 3 एलोट्रोपिक फॉर्म में मेनली मिलता है। तो नेक्स्ट हम यही हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। सिलेबस में जो डिफाइन किया है जेई मेन के, उसमें उन्होंने बोला है पी ब्लॉक की जनरल प्रॉपर्टीज कंपाउंड से पहले, मतलब जब कंपाउंड डिस्कशन शुरू होता है वो एज पर सिलेबस कोर्स में नहीं है, पर जो एलोट्रोप्स है कंपाउंड से पहले चीजें जो है वो हम जनरल प्रॉपर्टीज आते हैं। एलोट्रोप जैसे यहां पे एक जब टॉपिक ये स्टार्ट होता है
सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन, वो सिलेबस में नहीं है, पर यूजेस और एलोट्रोप्स भी सिलेबस में हम मान के चलेंगे, क्वेश्चन बहुत आते हैं। कार्बन एग्जिबिट्स मेनी एलोट्रोपिक फॉर्म्स, बोथ क्रिस्टलाइन एज वेल एज एमोर्फस। डायमंड 3 एलोट्रोप होते हैं इसके कार्बन के मेनली, वैसे तो और भी होते हैं पर मेनली डायमंड, ग्रेफाइट और एक होता है फुलेरेंस, डिस्कवर्ड बाई क्रोटो, स्मॉली एंड कर्ल। 1996 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इस चीज के लिए। डायमंड के बारे में बात करते हैं पहले। डायमंड हैज अ लार्ज क्रिस्टलाइन लैटिस, एक लार्ज नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। हर कार्बन एनोदर 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। जैसे ये एक कार्बन है तो ये इन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है टेट्राहेड्रली, हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। फिर ये वाला कार्बन भी 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला फिर 4 से जुड़ा हुआ है, तो हर कार्बन अगले 4 से जुड़ा हुआ है। टेट्राहेड्रली अरेंजमेंट है, डेंगलिंग बॉन्ड्स होते हैं, एक दूसरे के अंदर भी घुस जाते हैं। तो लेकिन ये इतना बड़ा नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाता है। इन डायमंड ईच कार्बन एटम undergoes sp3 hybridization and linked to 4 other carbon atoms by using hybridized orbitals in tetrahedral fashion. The cc bond length इसमें होती है 154 पिकोमीटर। Structure extends in space and produces a rigid 3-dimensional network of carbon atom. In this structure, directional covalent bonds are present throughout the lattice. भाई हर कार्बन जो 4 बॉन्ड है वो टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक एक्सटेंडेड कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये कोवलेंट बॉन्डेड ही, लेकिन इतना ज्यादा एक्सटेंडेड 3D नेटवर्क है कि इसको ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट है। देयरफॉर डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। इट इज यूज्ड एज एन एब्रेसिव फॉर शार्पनिंग हार्ड टूल्स। इनफैक्ट डायमंड को अगर काटना है तो डायमंड का ही यूज करते हैं, हीरा हीरे को काटता है। इट इज एक से भी है ऐसी। इट इज यूज एज एन एब्रेसिव फॉर शार्पनिंग हार्ड टूल, और बाकी और दूसरे हार्ड टूल्स हमें शार्प और करना है तो डायमंड का बना हुआ चीज यूज करते हैं उसके लिए। इन मेकिंग डाइज एंड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टंगस्टन फिलामेंट्स फॉर इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स। क्वेश्चन देखो जैसे ये है, डायमंड इज कोवलेंट। नॉर्मली हम कोवलेंट से क्या एसोसिएट करते हैं, सॉफ्ट होगा, कोवलेंट बॉन्ड है, but diamond is covalent yet it has high melting point. Why? Because diamond has 3-dimensional network involving strong carbon-carbon bonds which are very difficult to break, and in turn has high melting point. तो ये हो गया। फिर बात आती है ग्रेफाइट की। फिर बात आती है ग्रेफाइट की।
ग्रेफाइट हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर। लेयर्स आर हेल्प, जैसे इसमें क्या है, ये एक लेयर है हेक्सागोनल एटम्स की, जैसे ये इसमें हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और फिर आगे ऐसे जाता जाएगा ये, इसमें हर कार्बन sp2 और एक p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बना रहा होता है, जो कि इसको एक एरोमेटिक कैरेक्टर भी देता है। तो ये एक प्लेन लेयर है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स की। ये दूसरी लेयर है, फिर ये लेयर है। तो इस एक लेयर में तो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, एरोमेटिक कैरेक्टर भी है, बट लेयर और लेयर को कौन चीज होल्ड करके रख रहा है? तो लेयर को होल्ड करके रखता जो चीज है, जैसे लेयर को जो होल्ड करके रख रहा है वो है वॉन ड वॉल फोर्स। दीज आर वॉन ड वॉल फोर्सेस जो लेयर को होल्ड करके रखते हैं। इसमें ये कार्बन sp2 है, ये जो बॉन्ड लेंथ है 141.5 पिकोमीटर, लेकिन इस लेयर के बीच की डिस्टेंस 340 पिकोमीटर। तो देखो, ग्रेफाइट हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर, layers are held by van der Waals forces and distance between the two layer is 340 picometer. Each layer is composed of planar hexagonal rings. Each layer is composed of planar hexagonal rings of carbon atoms. ये हेक्सा वही वाला इस तरीके का, इस तरीके का। CC bond length within the layer is 141.5 picometer. Each carbon atom in hexagonal ring undergoes sp2 hybridization. ये हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई बॉन्ड बना रहा है, तो एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहा है इसके कारण। इट इज एज्यूमिंग एरोमेटिक कैरेक्टर ड्यू टू दिस, बेंजीन रिंग जैसा। फोर्थ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स अ पाई बॉन्ड, द इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड ओवर द होल शीट। दीज इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसे मैं येलो से बता रहा हूं, ये डीलोकलाइज्ड है ओवर द शीट। सो ग्रेफाइट जो है कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी along, तो इट्स ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट is a good conductor of electricity, but not along the plane. Along the sheet. ग्रेफाइट लीव्स इजीली, ग्रेफाइट लीव्स, क्योंकि ये वो वॉन डर वाल फोर्स काफी वीक होते हैं, तो ये जैसे पेंसिल में भी जब हम लेयर टू लेयर छीलते हैं तो उसमें क्या होता है, वो लेयर, जैसे इस लेयर को हटाया तो बीच में तो हवा ही है, तो लेयर से लेयर ऐसे तोड़ना डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसे लेयर से लेयर हटाना रिलेटिवली आसान है। Graphite cleaves easily between the layers and therefore it is very soft and slippery. For this reason graphite is क्योंकि इसमें एक एरोमेटिक कैरेक्टर है, ग्रेफाइट इज मोस्ट
stable thermodynamically, most stable allotrope of carbon. तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो इट इज यूज एज ए ड्राई लुब्रिकेंट इन मशीन्स रनिंग एट हाई टेम्परेचर वेयर ऑयल कैन नॉट बी, क्योंकि ऑयल नॉर्मल ऑयल यूज करोगे तो मशीन इतने हाई टेम्परेचर पे रन कर रही है कि वो ऑयल वेपर बन के उड़ जाएगा, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो ये लुक और स्लिपरी ये होता है, तो ये एक लुब्रिकेंट की तरह भी यूज किया सकता है। अच्छा, फिर एक बात है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अलोंग द शीट। डायमंड जो है, डायमंड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट डायमंड इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ, थर्मल कंडक्टिविटी डायमंड की बेटर होती है। थर्मल कंडक्टिविटी दो तीन चीजें हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्मा को, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा से तय होती है, ये ग्रेफाइट की बेटर होती है देन डायमंड। जो थर्मल कंडक्टिविटी के थर्मल, डायमंड ज्यादा होता है देन ग्रेफाइट, और जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी वो डायमंड की ज्यादा होती है देन ग्रेफाइट। इंपॉर्टेंट बात है। तो ये चीजें हो गई ग्रेफाइट के बारे में। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, डायमंड में sp3 था। यहां पे लेयर स्ट्रक्चर है, हर लेयर हेक्सागोनल रिंग से बनी हुई है, बीच में वॉन्डरवॉल फोर्सेज हैं, तो ये सब बातें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन आता है एंड ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन। इनफैक्ट तीनों एलोट्रोप में जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कार्बन लिया जाता है वो ग्रेफाइट ही लेते हैं, तो इसका जो डेल्टा H0 फॉर्मेशन होता है ग्रेफाइट का, वो 0 लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। Then comes Fullerene. पहले इतनी बात करते हैं। Fullerenes, Fullerenes are made by heating of graphite in an electric arc in the presence of inert gases like helium और argon। जैसे ग्रेफाइट है हमारे पास, इसे अगर हम हीट करेंगे इन आइदर प्रेजेंस ऑफ हीलियम या आर्गन, एक सूटी मटेरियल बनता है जिसको कंडेंस करने पे मेनली एक इसमें बनती है C60, और भी बनते हैं C70 और हायर वाले भी, लेकिन ये मेजर बनता है। Mainly C60 with smaller quantity of C70 and traces of
अदर फुलेरिन कंसिडर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अप टू 50, मेनली ये। तो फुलेरिन्स आर द ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन बिकॉज दे हैव स्मूथ स्ट्रक्चर विदाउट हैविंग, इनमें एक जैसे फुटबॉल जैसा शेप होता है इसका, और कहीं भी कोई बॉन्ड एक दूसरे के अंदर नहीं घुसा हुआ होता, तो डेंगलिंग दे डोंट हैव एनी डेंगलिंग बॉन्ड्स। Fullerene are cage-like molecule. C60 molecule has shape like soccer ball and called Buckminster Fullerene. Actually, Buckminster was an architect who American architect था, उसने एक बिल्डिंग की शेप बनाई थी अब उस समय में, जिसकी शेप एक फुटबॉल जैसी लगती थी, एक स्ट्रक्चर आया था, तो उसके नाम पे भी इसे बकमिनिस्टर फुलेरीन बोलते हैं। बकमिनिस्टर फुलेरीन, फुलेरीन इन एक्चुअली। इट कंटेन्स, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बार पूछते हैं, बिल्कुल दीवार पे घुसाओ से। इट कंटेन्स 26 मेंबर रिंग, फुटबॉल की जैसी सिलाई होती है वैसा। 12 5 मेंबर रिंग, मतलब जैसे देखो ये वाला जो है ये 6 मेंबर रिंग है जैसे, पर ये वाली चीज 5 मेंबर है। तो ये बोल रहा है कि इसमें 26 मेंबर रिंग होती है, C60 इस तरह से बना हुआ होता है। 12 5 मेंबर रिंग्स होती हैं। 6 मेंबर रिंग जो होती है उसके सराउंडिंग में अनदर 6 मेंबर रिंग भी होती है और 5 मेंबर रिंग भी होती है। 6 member ring is fused with 5/6 member rings, बट जो 5 member ring होती है इट ओनली फ्यूजेस, इसके सराउंडिंग में केवल, जैसे ये वाली 5 member ring है, इसके अराउंड केवल 6 member ring है, पर 6 member के अराउंड 5 member भी होता है और 6 member भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। It contains 26 member ring, 12 5 member rings. A 6 member ring is fused with 6 or 5 member rings. जो बड़ी वाली रिंग है 6, वो उसका दिल बड़ा है सोचो, तो वो 5 वाले से भी फ्यूज कर रहा है और 6 वाले से भी फ्यूज कर रहा है, पर 5 मेंबर रिंग जब छोटी रिंग है, दिल छोटा है, तो केवल बड़े वाले से फ्यूज कर रहा है, अपने जैसे आदमी के संग डील नहीं कर रहा है। उसमें ज्यादा मतलब है कि हम 6 वाले से ही करेंगे केवल। But a 5 member ring is fused with 6 member rings only. All the carbon atoms here are equal and they undergo sp2 hybridization. सब कार्बन यहां पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और जो एक इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में है, जो कि ऐसा चीज बनाएगा और ये इसको एरोमेटिक करेक्टर देगा, ये इसको एरोमेटिक करेक्टर दे देगा। ये जो 6 ऐसी रिंग है तो ये कुछ इस तरह से बनते जाएंगे। ईच कार्बन एटम फॉर्म 3 सिग्मा with other 3 carbon atoms. The remaining electron at each carbon is delocalized in molecular orbitals, which in turn gives aromatic character to molecule. This ball-shaped molecule has 60 vertices. इसमें 60 vertices होते हैं। शेप इसकी एक सॉकर बॉल या फुटबॉल की तरह होती है। तो ये चीजें तो इतनी बातें समझ में, फिर जैसी बातें और भी है वो भी देखते हैं।
इसको देखो, वैसे 60 vertices each are covered by one carbon atom and also contains both single and double bonds with CC distance of this much picobit and this spherical fullerenes are also called buckyballs. In short, it is very important to know that graphite is thermodynamically most stable allotrope of carbon. Therefore, delta H, not formation of graphite, is taken as 0. डायमंड का 1.9 and fullerene का 38.1. Other forms of elemental carbon like carbon black, coke and charcoal are all impure forms of graphite or fullerene. Carbon black is obtained by burning hydrocarbons in limited supply of air. Charcoal and coke are obtained by heating wood or coal at high temperature in the absence of air. तो ये चीज, तो ये आपका हो गया फुलेरीन, बकमिनिस्टर फुलेरीन, सॉकर लाइक शेप होता है, सॉकर बॉल की तरह, और फीचर्स बताए मैंने. Then the last thing, uses of carbon. Uses of carbon. Graphite fibers embedded in plastic material form high strength, lightweight composites. The composites are used in products such as tennis rackets. टेनिस रैकेट जो बने होते हैं अच्छे वाले, वो इसी तरीके से बने होते हैं. ग्रेफाइट फाइबर्स प्लास्टिक के अंदर एम्बेडेड होते हैं, तो लाइट वेट होते हैं, हाई स्ट्रेंथ के होते हैं. फिशिंग रॉड्स, एयरक्राफ्ट्स and canoes being good conductor. Graphite is used for electrodes in batteries and industrial electrolysis. Crucibles made from graphite are inert to dilute acids and alkalis. Being highly porous, activated charcoal is used in absorbing poisonous gases, also used in water filters to remove organic contaminators and in air conditioning systems to control odor, गंध को कंट्रोल करने में. Carbon black is used as a black pigment in black ink and as filler in automobile tires. Coke is used as fuel and largely as reducing agent in metallurgy. कार्बन को हम मेटलर्जी में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं. डायमंड इज अ प्रीशियस स्टोन एंड इज यूज्ड इन ज्वेलरी. डायमंड अनदर एलोट्रोप जो है, इट इज मेजर्ड इन कैरेट्स. 1 कैरेट का मतलब 200 मिलीग्राम. तो ये चीज, तो ये कार्बन के बारे में यूजेज ऑफ कार्बन. तो जो जेई मेन का सिलेबस है वो इसी तक है. आईआईटी में सिलिकॉन्स, सिलिकेट्स, ये सब है, वो मैं वो यू शुड नो. SiO2 का स्ट्रक्चर तो बता ही दिया मैंने, क्योंकि ये सब केमिकल बॉन्डिंग की बात भी आती है. फिर CO2 SiO2 में क्या फर्क है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये आपका एक नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है जिसमें हर सिलिकॉन sp3 हाइब्रिड होता है
और 4 एटम से जुड़ा हुआ होता है, वो सिंगल बॉन्ड से अपना टेट्रावैलेंस सेटिस्फाई करता है। तो ये सब चीजें, लेकिन बाकी जो कंपाउंड है वो जेई एडवांस के सिलेबस में है, नॉट इन जेई में। तो ये आपका हो गया चीजें, ठीक है।